वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक डिबेट की चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा डिबेट जो हो सकता है कि यूपीएससी के मेंस में आपका ऐसे राइटिंग में ये उपयोगी हो सकता है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें कि चूंकि हम देख रहे हैं कि जुडिशरी में, न्यायपालिका में करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुछ बड़े बड़े करप्शन के सामने आ ही रहे हैं। और करप्शन में ये है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज करप्शन में पकड़ाते भी हैं तो उनका कुछ ज्यादा हो नहीं पाता है। सीधे सीधे महाभियोग लाना पड़ेगा और महाभियोग इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। और ये तो है ऊपर के जज, इसकी बातें आपके सामने आती है, लेकिन नीचे स्तर के जजों में भी करप्शन काफी बढ़ गया है। और करप्शन बढ़ने से ये हो जाता है कि सिर्फ जो न्याय होगा वो अमीरों के ही फेवर में होगा। इससे क्या होता है कि अगर गरीबों को सही न्याय नहीं मिलेगा तो एक मन में विषाद उत्पन्न होता है, एक आक्रोश उत्पन्न होता है, और ये आक्रोश जो है वो समाज को जला देने का में सक्षम होता है। वो खुद निकल पड़ेंगे, विद्रोह करेंगे। ठीक है। वो खुद ही न्याय देने निकल पड़ेंगे और तब न्याय न्याय नहीं रहेगा, वो बदले की भावना बन जाएगी। तो इसी आक्रोश को समाज में शांति सद्भावना लाने के लिए ही न्यायपालिका बहुत जरूरी होती है। ठीक है। तो इसमें मैंने एक विचार किया और फिर उस पर रिसर्च किया कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन है, मुझे समझ आया कि क्यों ना एआई का इस्तेमाल किया जाए ऐसे जजों के स्थान पे। ठीक है। एआई डिसीजन दे, एआई को आप खरीद नहीं सकते, वो अपना डिसीजन देगा। हाँ, अगर आपको कभी लगता है तो उसको जो ह्यूमन जज है उसको रिव्यू कर सकते हैं। ऐसी मैंने व्यवस्थाएं ढूंढी। ठीक है। और उसको अपने ब्लॉग पे मैंने पोस्ट भी किया है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपके साथ उसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा ब्लॉग चैनल classesanti.blogspot.com पे आप इसे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी हम चर्चा भी कर रहे हैं इसका। मेरे ब्लॉग का नाम है अनविलिंग इंडियन साइंस कल्चर एंड टेक्नोलॉजी वंडर्स। हम लोग इसको हेडिंग दिया है जज साहब 2.2, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बदलेगा कोर्ट का चेहरा। चलिए देखते हैं क्या 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 हमने इसमें डिस्कस किया है। भारत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और एआई का प्रयोग, एक आलोचनात्मक विश्लेषण। हमने इसमें क्या क्या चर्चाएं की है, एक एक चीज बैकग्राउंड देकर आपको समझाने की कोशिश मैंने किया है। देखिए क्या है यहाँ पे। मैंने सबसे पहले बताया है कि क्या क्यों जरूरत इसकी पड़ रही है। तो क्या मैंने बताया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण व ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तथा हाल ही में इलाहाबाद, देखो ये सब जीके में भी आ सकता है। ठीक है। यानी कि ये करंट अफेयर में भी एग्जाम में आ सकता है कि इलाहाबाद की उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर 10 करोड़ से अधिक नकद बरामद होने के बाद उन पर संसदीय महाभियोग की तैयारी की जा रही है। सरकार तैयारी कर रही है। आरोप है कि वर्मा इन रिश्वतखोरी की जांच छिपाने के लिए कचरा जला रहे थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की थी। ये पहले से आपके न्यूज में है और ये सब आपसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसके पूर्व भारत की उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में के कुछ जज पे भी भ्रष्टाचार की गुत्थी में फंसे रह चुके हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद जज को ही उसका फैसला देना होता है, वो उनके अगेंस्ट में फैसला नहीं देते। उनका कहना है कि अगर मैं किसी जज को सजा दे देता हूँ तो करप्शन में लिप्त प्रूफ कर देता हूँ तो लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसको छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बना रहे। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं भाई आप कितना भी छुपाओगे तो सच्चाई छिपने वाली थोड़ी ना है। ठीक है। एक लेके छोटे मोटे चीजें आप छुपा लोगे, लेकिन जब बड़े बड़ी चीजें आती है तो कब तक छिपाओगे। तो ये होता जा रहा है। उदाहरण देखिए, तथा पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी रामास्वामी और कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ भी महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। लेकिन ये साहब तो अपने यशवंत वर्मा साहब जो है वो अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिए। इस्तीफा भी दे दे तो क्या होता, महाभियोग चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कहा जाता है कि भैया आप इस्तीफा दे दीजिए, जैसे कि आप पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो आप इस्तीफा दे देते हो, फिर अपना पोस्ट छोड़ देते हो, तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई करना आसान हो जाता है।
लेकिन अगर आप पद पे बने रहते हो तब तक आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, आपको संरक्षण दिया गया है संविधान से, आप पर कोई केस नहीं किया जा सकता, आपको कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। तो उपाय क्या है भाई? उपाय सबसे पहले महाभियोग लाके उनसे पद से हटाइए, उसके बाद ही उनको सजा दिया जा सकता है। तो महाभियोग लाना एक महाभियोग ऐसे महाभियोग जैसा कोई शब्द कोर्ट के जजों के लिए प्रावधान में नहीं है, संविधान में विदित नहीं है। महाभियोग सिर्फ शब्द यूज होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। इसके अलावा महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, क्योंकि इनको भी हटाने का प्रक्रिया है, लगभग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया लगभग वैसा ही है, इसलिए उस पद को, उस टर्म को भी हम लोग महाभियोग, शॉर्ट में महाभियोग के नाम से बोल देते हैं, बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से जिक्र कर दूं कि महाभियोग जैसा शब्द कोर्ट के जजों के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए, उनको उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहता ऐसे मामलों को स्पष्ट है कि न्यायपालिका में विधिक जवाबदेही के मौजूदा तंत्र कितने कमजोर हैं। कहता है कि उन पर कोई जवाबदेही नहीं है, वो चोरी चमारी कर भी रहे हैं और उन पर किसी प्रकार का जवाबदेही भी नहीं है, यानी कि वो अगर पकड़े जाए तो उनको सजा क्या दिया जाए, किस प्रकार से जवाबदेह ठहराया जाए, इसकी भी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है, ठीक है। तो उपाय क्या है भैया, हमारे पास करना क्या है, वो बताइए सीधा सीधा। तो इसमें हमने चला है कि समाज में निराशा और न्याय नहीं बदला की भावना उत्पन्न हो रही है इससे, ठीक है। मैंने इसको इस प्रकार समझा है कि अगर इस प्रकार की लोगों को पता लगेगा कि भाई न्यायपालिका जो है वो पैसे लेकर डिसीजन दे रहे हैं अमीरों के पक्ष में, तो इससे क्या होगा, घोर निराशा उत्पन्न होगी समाज में और बदले की भावना आएगी। उसी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है कि भ्रष्टाचार सामाजिक मुद्दों मुकदमों की खबरों के कारण जनता में निराशा और अविश्वास फैल रहा है, ठीक है। जस्टिस बी आर गवई ने हाल में ही कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाएं सार्वजनिक विश्वास को बहुत कमजोर कर सकती है। लगातार देरी और पक्षपातपूर्ण फैसले से लोग कहते हैं कि न्याय नहीं, हमें बदला चाहिए, ठीक है। इतना एक तो इतना लेट से डिसीजन मिलता है, तो इसको, इन दोनों चीजों को दूर करने का जो मैंने समाधान सुझाया है वो है एआई का इस्तेमाल। मतलब कैसे करेंगे वो सारा चीज मैं इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे करना है, क्या क्या इसमें कानूनी वैध अड़चने आएगी, ठीक है, कहाँ कहाँ किन किन देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हो चुकी है, कहाँ व्यवस्थाएं हो रही है, इस सारी चीजों को आज हम वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं, तो बस हमारे साथ बने रहिए। कहता है कि आमजन की न्याय व्यवस्था में आस्था गिर रही है और कई जगह तो जोर जबरदस्ती निपटारा गया मामलों की तस्वीरें उभर रही है, जिससे न्याय नहीं बदला चाहिए वाली मानसिकता पैदा हो रही है। अब कहता है कि सर ये सब तो ठीक है, आप बताइए एआई आधारित न्याय व्यवस्था में तकनीकी आधारभूत संरचनाएं क्या होंगी, क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ हमको एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ हो भी रहा है, ये सारी चीजें हमें बताइए। तो सबसे है मशीन लर्निंग, एमएल। अरे ये क्या है सर? यह गणनात्मक मॉडल है जो पुराने निर्णयों के डेटा से पैटर्न सीखते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं। न्यायिक संदर्भ में एमएल का उपयोग मुकदमों के फैसले की प्रवृत्ति का पूर्वानुमान लगाने, पुलिस डाटा और अपराध पैटर्न को पहचानने और केस बुकिंग प्राथमिकता तय करने में किया जाता है, इसका इस्तेमाल मशीन लर्निंग का। दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। तथा ये क्या होता है, टेक्निकल बच्चे जो है, खासकर टेक्निकल या फिर जो इस फील्ड में है, उनको इन सब टर्म्स के बारे में पढ़ना रहता है, तो आप लोग भी जान लीजिए क्या है ये। कहता है ये तकनीकी कानून दस्तावेजों और गवाही की ऑडियो वीडियो को समझने एवं प्रक्रिया में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए एनएलपी सॉफ्टवेयर कोर्ट की रिकॉर्ड्स, भाषणों को लेटेस्ट टेस्ट में ट्रांसक्राइब करते हैं। न केवल वकील बल्कि न्यायाधीश ही एनएलपी आधारित टूल से संबंधित फैसलों, मिसालों और कानूनी प्रावधानों को जल्दी खोज सकते हैं, ठीक है। ये है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और क्या है भाई इसमें? कहता है इसमें कुछ और भी टर्म्स हैं, उसको भी हमें जानना चाहिए, देखते हैं उसको भी। कहता है एक्सपर्ट सिस्टम, ये पारंपरिक यदि तो नियमों पर आधारित प्रोग्राम है, जैसे कर निर्धारण में नियम आधारित विशेषज्ञ प्रणाली, जिस इनमें सीमित और स्पष्ट नियम परिसर में इस्तेमाल किया जाता है। न्यायालय में एक्सपर्ट सिस्टम से कागजी कार्रवाई स्वचालित हो सकती है,
जैसे मामूली मुकदमों में ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच। ठीक है, अन्य तकनीक भी कुछ इस्तेमाल होता है, उसको भी देख लेते हैं, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर। ठीक है, ओसीआर का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा, आपका कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे ओसीआर तकनीक का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके के जरिए अतीत के पेपर केस की खोज आसानी हुई है, जबकि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बड़े पैमाने पर डेटा से निष्कर्ष निकालती है। सरकार के कई ई कोर्स मिशन यानी फेज 3 में कुल 7,210 करोड़ की व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से 53.6 करोड़ एआई के ब्लॉकचेन में निवेश किया गया है। इन मामलों में एमएल, एनएलपी, ओसीआर, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आदि तकनीकों को सूचीबद्ध बनाने, मामले ट्रैकिंग और अपराध पहचान में लागू किया जा रहा है। इन आधारभूत संरचनाओं से न्यायिक प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी होगी। तो जब भी आप ऐसे लिखें तो क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। और अगर कुछ होना चाहिए तो उसमें क्या क्या अड़चने आ सकती है, वो सारा चीजें आपको ऐसे में लिखना पड़ेगा। उसी चीजों को मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया भी है। अगला है एआई न्यायाधीश बनाम मानव न्यायाधीश, प्राथमिकता एवं निगरानी। क्या भाई है कि भाई एआई को हम पूरी तरह से छोड़ सकते हैं क्या, कि एआई को ही कोर्ट में लगा दें और वही सारा फैसला देता रहे? क्या उसको भाई मानव न्यायाधीश निगरानी करना जरूरी है? कहता उसको भी समझते हैं। कहता है सहायकी सहयोगी मॉडल, कोबोट्स। कहता है एआई सिस्टम को मानव न्यायाधीश की सहायता के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर इस प्रकार से सजेस्ट करोगे कि भैया हटा दो जज को, एकदम सीधे सीधे आप एआई वहाँ जज ही रख दो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता है, बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, वो भरोसा नहीं जीत पाएगा वो। ठीक है, उसको यकीन नहीं होगा कि इसका हम फैसला नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको एक न्यायाधीश भी रखना पड़ेगा, ताकि फैसला तो ही दे, पर एक जज करने के लिए एक और रहे, ताकि ये ना कोई कह पाए कि भैया इसकी बात हम नहीं मानेंगे। तो वहां पे न्यायाधीश भी हैं, वो भी आपकी बात को देख रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ रहता तो हस्तक्षेप करते। जैसे उदाहरण के लिए एआई का मसौदा फैसला तैयार करे जिसे मानव जज संशोधित और अंतिम रूप दे। इस प्रकार मानव न्यायाधीश के पास अंतिम विवेक का अधिकार बना रहेगा और वो सामाजिक नैतिक पहलुओं को भी ध्यान में रख सकता है, जो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। ठीक है, इसके अलावा निगरानी और पारदर्शिता के लिए भी तथा एआई के निर्णयों की समीक्षा के लिए मानव हस्तक्षेप अनिवार्य होगा। प्रणाली की एल्गोरिथम और डाटा स्रोत पारदर्शी होने चाहिए, ताकि पक्ष इसके वैधानिकता की पुष्टि कर सकें। न्यायिक प्रक्रियाओं में यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक अधिकार जैसे सुनवाई का अधिकार संतुष्ट हो। तो संविधान में सुनवाई का संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, वो भी संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, आप एआई का इस्तेमाल कर दोगे तो वहाँ पे संविधान में ही जिसके पास अधिकार है, ठीक है, हर नागरिक के पास, भारतीय नागरिक के पास संवैधानिक जो अधिकार है उसका ही उल्लंघन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप सलाह करो, पर ऐसा भी सलाह मत दो, ठीक है, जो संविधान के ही अगेंस्ट है। और अगर दे रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ संविधान में संशोधन की इसके लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे कहता है कि चीफ जस्टिस गवई जैसे न्यायाधीशों का कहना है कि तकनीक को मानव न्यायाधीश के निर्णय की जगह नहीं बल्कि उनके सहायता के रूप में देखना चाहिए। इससे न्यायपालिका की परंपरा, संवेदनशीलता और स्वतंत्रता बनी रहेगी। तथा सहयोगी के रूप में एआई का इस्तेमाल कीजिए। अगर सोचिएगा कि पूरी तरह से हम जज को ही रिप्लेस कर देंगे तो ठीक है, बहुत सारी समस्याएं समझ जाएगी, लेकिन लोगों का यकीन, जो गांव के लोग हैं जो अभी तक भैया मोबाइल भी चलाने नहीं जा रहे हैं, उनके सामने रोबोट रख दीजिएगा कि ये फैसला देगा, तो उसका विरोध होगा। ठीक है, ये हर चीज इतना आसान नहीं होता है जितना हम लोग सोच लेते हैं। कहता एआई का न्यायिक प्रयोग की वैश्विक उदाहरण, कहता कहाँ कहाँ एआई का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रियाओं में हो रहा है। ये भी जीके में भी आ सकता है, आपसे करंट अफेयर में भी आ सकता है, और ऐसे में तो आपको लिखना ही चाहिए अगर इस टॉपिक पे आप लिख रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि एआई काफी न्यूज में है। ठीक है, तो एआई का इस प्रकार से इस्तेमाल पूछा जा सकता है आपसे ऐसे लिखने के लिए। कहता देखिए कहाँ कहाँ है। कहता है एस्टोनिया, कहता है यहाँ छोटे छोटे दीवानी मामले यानी कि सीमित मूल्य तक के निपटारे के लिए रोबो जज रखा गया है, रोबो जज विकसित किया गया है। जैसे कि बायट बायट ने बताया कि एसटी न्यायालय मंत्रालय ने एक एआई प्रोग्राम बनाने को कहा जो 7,000 यूरो से कम के मुकदमों पर स्वतः फैसला देगा।
लेकिन तय हुआ कि अंतिम निर्णय मानव जज के संशोधन के पश्चात ही लागू होगा। इस विधि से अदालतों के बोझ को कम करने की कोशिश की जा रही है। हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, ठीक है। ये बार-बार उठाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार-बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सामने ये बातें को उठाते हैं कि भैया न्यायपालिका में अधिक से अधिक रिक्रूटमेंट हो, जजों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि फैसले जल्दी आए, कोर्ट में ढेर सारे मामले पेंडिंग हैं। इस प्रकार की बातें उठती है, तो एआई का इस्तेमाल अगर होना शुरू हो जाएगा तो ये जो है त्वरित न्याय होना शुरू हो जाएगा। चीन में भी इसकी व्यवस्थाएं हैं। कहता चीन ने इंटरनेट कोर्ट की शुरुआत कर दी है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कई ऑनलाइन मामलों में किया जाता है। दुबई ने जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 तक कई लाख केस इन स्मार्ट कोर्ट के जरिए सुलझाए जा चुके हैं, जिसमें एआई जजों की भूमिका होती है। उदाहरण के लिए हांगकांग की एक अदालत ने बैंकों के ऋण नितांत मामले एआई सहायता से केवल 30 मिनट में निपटाए गए। इस तरह ट्रैफिक एक्सीडेंट, कॉपीराइट और ई कॉमर्स विवादों को भी एआई ने गवाहों की रिकॉग्निशन, साक्ष्य विश्लेषण एवं फैसला लिखने में मदद की है। इन प्रयोगों के अधिकांश अनुबंध संबंधित मामलों पर निपटाना तेज हुआ है और अपील दर बहुत ही कम हुई है। अब ये भी है कि भैया आप पैसा देके, घूस देके या फिर झूठ या किसी प्रकार से बहका के आप जज से फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे एआई बैठा हुआ है। वो तो भैया सटीक और सही ही निर्णय देगा, उसको आप बरगला नहीं सकते हो, उससे गलत निर्णय नहीं ले सकते हो, ठीक है। अनुदाहरण, ठीक है। हाँ, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो अलग बात है, तो उसको तो देखने के लिए वहां पे है ही, ठीक है। ह्यूमन कोर्ट तो है ही। अगर आप वहां पे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप ह्यूमन कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं कि भैया ये जो फैसला दे रहा है इससे हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें कुछ गलती हुई है, उसके देखने के लिए फिर ह्यूमन कोर्ट है। आगे देखते हैं, कहता अमेरिका में भी देखते हैं। देखिए अन्य उदाहरण भी है, जैसे अमेरिका है, यूके में चैटबॉट डू नॉट पे ने 1.6 लाख पार्किंग टिकट रद्द करवाया, जो न्यायिक सहारा की अपेक्षा एक वैकल्पिक मॉडल दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में भी ऑनलाइन मध्यस्थता ओडीआर प्लेटफॉर्म विकसित हो रहे हैं। इन वैश्विक नमूने से पता चलता है कि एआई को पहले उच्च दर मुकदमों के बजाय उच्च मात्रा वाले छोटे मामलों में काम में लाया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उपयोग करना है तो आप बहुत बड़े-बड़े केसेस में इसको डालने के बजाय आप छोटे-छोटे केसेस में, बल्क में जो छोटे-छोटे केस हैं उसको निपटारा के लिए इसका इस्तेमाल करिए। अधिक से अधिक इसको मसले दीजिए, अधिक से अधिक मुकदमे दीजिए, लेकिन छोटे मुकदमे दीजिए जिसका फैसला होने पे ज्यादा बवाल ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है संवैधानिक और कानूनी बाध्यताएं। अब अगर तुम ऐसा चाहते हो तो क्या इतना आसान है इसको लागू करना? इसमें संवैधानिक और कानूनी बाध्यताएं देखते हैं। तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सबसे पहले आर्टिकल 50 का मूल संरचनाओं का यहाँ पे उल्लंघन होने लगेगा। कहता न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या कहता है सर ये, ठीक है। संवैधानिक आर्टिकल आर्टिकल 50 तथा भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयोग, यहाँ तक कि भारत का संविधान तो कहता है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी इस बात की चर्चा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने भी कहा है कि न्यायपालिका में सरकारी हस्तक्षेप किसी रूप से स्वीकार नहीं है। यदि एआई अदालतों में शामिल किए गए तो ये स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। एआई अगर आ गया तो न्यायपालिका अपने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। देखो कर रहा है, लेकिन लोगों को क्या है, वो तो इसे चर्चा करेंगे ही कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना चाहिए। एआई आने से वो अपने आप स्पॉन्टेनियस ये हो रहा है, ठीक है। न्यायपालिका अपने ढंग से फैसले नहीं ले पा रही है। अगला कहता है तकनीक सहकार्य नियमन, यानी एग्जीक्यूटिव टेक्नोलॉजी के अधीन हो सकती है, जो आर्टिकल 50 का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कानूनी अड़चन भी है, ठीक है। लेकिन समाधान तो हमें निकालना पड़ेगा, चाहे संविधान संशोधन करना पड़े, लेकिन आपके पास इतने मामले हो गए हैं कि आपको इसमें जाना ही पड़ेगा एआई में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सोचो इतने बड़े जो आप अटैक करते हो, अटैक प्लान करते हो, उसमें एआई का आप इस्तेमाल करते हो, जिसमें कितने लोगों की जान जानी है, उसमें भी आप एआई का सहारा लेते हो, तो फिर इसमें एआई का सहारा लेने में क्या तकलीफ है, ठीक है। आगे है संवैधानिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 32(226) क्या है भाई इसमें? कहता प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च उच्च न्यायालय का हक है। यदि एआई ने फैसला दिया है और पक्ष अपील करना चाहे तो संविधान में इसे कैसे समायोजित किया जाए। वर्तमान में केवल मानव न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ
अनुच्छेद 32 226 के तहत याचिका दायर होती है। संभवतः संविधान में न्यायाधीश की परिभाषा में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, जो न्यायाधीश का परिभाषा है उसको ही बदलने की जरूरत पड़ेगी अगर आप चैट बोट का इस्तेमाल या किसी प्रकार का बोट का इस्तेमाल आप करते हो, एआई का इस्तेमाल करते हो। अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदब का कानून। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अवमानना का जो कोर्ट की अवमानना का जो केस होता है उसमें भी समस्या हो सकता है। कहता है क्या होता है सर, क्या वर्तमान कानून यानी लोकसभा अधिनियम आदि न्यायाधीश अदालत को अपमान करने पर दंड देता है। एआई न्यायाधीश के संदर्भ में वाक आदेश और उनका पालन सुनिश्चित करना एक जटिल होगा। यह विचार करना होगा कि किसी को एआई की अवमानना पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं। ठीक है, तो जज के अवमानना हो सकती है। अब ये चैट बोट जो आपने या फिर जो एआई है उसने को फैसला दिया, अगर उस फैसले को नहीं मानता है तो क्या उस पर अवमानना लगाना है? क्या ये कहना है कि एआई का आपने अवमानना किया है? ठीक है, एक मशीन की बात नहीं मानी है, तो ये कहना ही एक अजीब सी बात हो जाती है। तो इस पे भी हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। अन्य प्रावधान देखते हैं जरा। कहता अन्य प्रावधान कहता अनुच्छेद 21 यानी कि न्याय का अधिकार जो है, ठीक है, अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है इत्यादि में भी संशोधन हो सकता है, क्योंकि एआई का निर्णय में पक्षपात या नवीन परिस्थितियों का ख्याल न रखने का जोखिम होता है। इन संवैधानिक बाधाओं को देखते हुए एआई न्यायपालिका लागू करने के संभवतः संशोधन या विशेष अधिनियम की आवश्यकता होगी। इसके लिए बिना संविधान में संशोधन किए हम एआई का इस्तेमाल न्यायपालिका में नहीं कर पाएंगे। ये भी एक समस्या है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चर्चाएं करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि पूर्व शोधकार और सार्वजनिक चर्चाएं क्या है। क्या मैं ही इस पे सोच रहा हूँ कि और भी लोगों ने इस पे अपनी अपनी राय दी है? ठीक है, कौन कौन लोग ऐसा मानते हैं कि एआई का इस्तेमाल आपका कोर्ट में होना चाहिए, जज के रूप में होना चाहिए? ये कौन कौन लोग मानते हैं, जरा इसको देखते हैं कि पहले इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं हो चुकी हैं। तथा इस विषय पे विविध कानून शोध एवं आलेख प्रकाशित हुए हैं। उदाहरण के लिए ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने निजी त्यागी एवं राधेश्याम झा ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि एआई सहायक न्याय प्रणाली होनी चाहिए, एआई असिस्टेड जुडिशिफिकेशन होनी चाहिए, ये व्यवहारिक विकल्प है और इसे अपनाना चाहिए। उनका सुझाव है कि पूरी तरह से स्वतः एआई निर्णय लेने के बजाय मानव जज की समीक्षा आवश्यक है। एकदम उसी के भरोसे छोड़ दोगे तो वो नहीं हो पाएगा, उससे विरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मानव जज का समीक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन एआई क्या होगा, जल्दी जल्दी फैसले देगा ना। अब समीक्षा करना आसान है। भारतीय लॉ फर्मों और शिक्षा संस्थानों में भी एआई के न्यायिक उपयोग पर बहस की है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी आयोग या विधेयक इस पर नहीं आया है। कुछ न्यायालयों और विधिक विशेषज्ञों में डिजिटल न्याय प्रणाली पर विचार विमर्श जारी है, पर व्यापक आम सहमति बनने के पहले ही कुछ प्रारंभिक प्रयोग और पहल हो रही है। ठीक है, अभी भी चीजें चल रही है और उम्मीद है कि ऐसा होना ही चाहिए। मुझे तो लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि करप्शन से को रोकने के लिए भाई कितना भी कर लो, इंसान जो करप्ट है उसका स्वभाव नहीं बदलने वाला, चाहे उसको आप कितना भी दंडित करते रहो। ठीक है, पूरे जज को तो जेल में नहीं डाल दोगे ना। ठीक है, और इतना आसान काम भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे करप्शन तो हर जगह है, करप्शन हर जगह है। ठीक है, लेकिन सब जो न्यायपालिका में करप्शन है ना, ये आप में एक विरोध पैदा करता है। आप कहीं आपके आपने जुर्म नहीं किया है, ठीक है, कोई और आपके साथ जो अन्याय हुआ उसके फिर आप केस करने जाते हो, पैसा देके बच जाता है, तो आपको बुरा लगेगा उससे। ठीक है, कि हम कहाँ रह रहे हैं, जीने का क्या मतलब है, ये स्वतंत्र देश में रहने का क्या मतलब है, बहुत सारे आपके दिमाग में एक आक्रोश पैदा होगा। उसके लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी तो हम धीरे धीरे समस्या का समाधान करेंगे, हर चीज को हम डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि करप्शन रुके, करप्शन जहां हो रहा है वहां पे शिकायत करने का व्यवस्था हो रही है, तो धीरे धीरे उसमें पारदर्शिता आ जाएगा। लेकिन इसमें भी पारदर्शिता आना बहुत ही जरूरी है और सबसे पहले जरूरी है। कहता है पक्ष और विपक्ष के तर्क, विशेषज्ञ मतामत व जन प्रतिसाद। कहता है पक्ष और विपक्ष में से क्या क्या तर्क है। कहता है पक्ष में तर्क देखते हैं। कहता है एआई उपयोग से मुकदमों का तेजी से निपटारा संभव है। बड़े डाटाबेस में पैटर्न खोजकर पुराने निर्णयों के समान मामले खोजने में आसानी होगा। दस्तावेजों में छिपी जानकारी निकालने में हमको आसानी होगा। भाषांतरण करने में स्वचालित टाइपिंग जैसी सुविधाएं न्याय प्रक्रियाओं को पारदर्शिता बढ़ाती है। उदाहरण के लिए उच्च न्यायालय में स्मार्ट कोर्ट में ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन और एनएलपी आधारित टूल्स के श्रुति लेखन तेज हुआ है।
यदि एआई चैटबॉट नागरिकों को सामान्य कानून सलाह या दस्तावेज बनाने में मदद करे तो कचहरी में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। कुछ सर्वे में आए संकेतों के अनुसार नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा न्यायपालिका में सुधार चाहता है, जिससे उदारवादी दृष्टिकोण से एआई न्यायाधीश की नींव मजबूत होती है। कई लोग चाहते हैं, एक बड़ा समुदाय इस चीजों को चाहता है, ठीक है, तो हम लोग भी ऐसा चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। कहता विपक्ष में भी कुछ तर्क है। विपक्ष में क्या तर्क है भाई? कहता हालांकि एआई आंकड़े तेजी से देख सकता है, हालांकि एआई आंकड़ों को बहुत तेजी से देख सकता है, पर वह नैतिक निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक है, नैतिकता का ध्यान नहीं रख सकता है। एआई, ठीक है, एआई सिस्टम्स डेटा पर आधारित पूर्वाग्रह यानी एल्गोरिथम 22 भी ले सकता है, यानी कि एल्गोरिथम में अगर गलती रहा तो 22 वो बन सकता है, ठीक है, किसी का पक्ष ले सकता है। उदाहरणतः पिछले मामलों में मौजूद अस्पष्टताएं और असमान परिस्थितियां एआई नहीं समझ पाएगा, ठीक है। दो मामले हैं, दो सेम जैसा दिखने वाले मामले हैं और थोड़ी सी उसमें, ठीक है, मामलों में थोड़ा बहुत अंतर है तो उसको एआई नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि मामले दोनों का एक ही है लेकिन इंसान अलग अलग है, तो इंसान के को आप देख के समझ जाते हो यार ये नहीं गलती करेगा, इसमें इसी गलती नहीं है, इसको आप सजा कम देते हो, नाबालिग है, ये है वो है, आप बहुत सारी चीजें देखते हो, ठीक है, उसके बाद फैसले लेते हो। कहता एआई ऐसा नहीं कर पाएगा। कहता है चीफ जस्टिस गवई ने एक अन्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि न्याय में इंसान का संवेदनशील विवेक जरूरी है, ठीक है। गवई साहब का कहना है और बहुत सारे और विशेषज्ञों का कहना है कि देखो न्याय प्रणाली में संवेदनशीलता होना चाहिए और एआई के पास संवेदनशीलता नहीं है, ठीक है। यानी कोई एक्सक्यूजेज दे रहा है, अपना रो गिरा रहा है, तो एआई इस रोने गिराने को, हंसने को, रोने को, चेहरे के एक्सप्रेशन को, इन सब चीजों को नहीं पहचानेगा, ठीक है। वो बस दस्तावेजों को पहचानेगा, भैया हमको प्रूफ दो तो हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं रहा तो आपका चेहरा, भावनाएं, ये सब देख के फैसले नहीं दे पाएगा वो, ठीक है। तो यही लोगों का कहना कि संवेदनशीलता की जरूरत है, विवेक की जरूरत है, वो एआई के पास नहीं है। और तकनीक में उतना ही सहायक मानना चाहिए जितना कागजी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए, ठीक है। कहता है एआई का इस्तेमाल होना चाहिए, लोग भी कहते हैं, लेकिन उतना ही जितना सिर्फ कागजी प्रक्रिया करें, ठीक है। अंतिम फैसला जो है वो ह्यूमन जज के पास ही रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक विश्वास का मुद्दा भी है। कई लोग एआई पर भरोसा नहीं करेंगे यदि फैसला कंप्यूटर द्वारा लिया जाए। व्यापक स्तर पर इसका समर्थन तभी मिलेगा जब पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी चूक की जवाबदेही सुनिश्चित हो। जन सामान्य प्रतिक्रिया संभवतः मिश्रित रहेंगी। कुछ युवा नवाचार को सकारात्मक देखेंगे, जबकि अन्य पारंपरिक दृष्टि से न्याय की मानवीय संवेदना पर जोर देंगे, ठीक है। तो यही है, कुछ लोग इसको सही कहेगा और कुछ लोग इसको गलत कहेगा, लेकिन करना क्या है? तथा करना तो आपको ये पड़ेगा ही, आज करो या कल करो, नहीं करना आपको ये पड़ेगा, ठीक है। अब कहता है कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है इसमें आप स्टेप बाय स्टेप शुरू कीजिए, एकाएक सब जगह कर दोगे ऑटोमेशन तो काम नहीं चलेगा। कहता सबसे पहला चरण में आप पायलट परीक्षण कीजिए। कहता ये क्या है भाई? कि पहले सीमित प्रयोगों के लिए चुनिंदा कोटों में एआई पहल शुरू करें और देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। उदाहरणतः दिल्ली उच्च न्यायालय में 30,000 कोर्ट ने पहला हाइब्रिड कोर्ट उद्घाटित किया है, जहां ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन और बड़ी भाषा मॉडल यानी एलएलएम का उपयोग सुनवाई को टेस्ट में बदलने के लिए किया जा रहा है। इससे अधिकारियों का समय बचेगा और कचहरी प्रक्रियाएं तेज होगी। इस तरह का परीक्षण यह समझने में मदद करेगा कि एआई टूल्स कोर्ट रूम में कैसा काम करते हैं, ठीक है, और लोग परिचित भी होंगे। धीरे धीरे अगर ऑटोमेशन वहां डालते जाइएगा, जैसे पासबुक प्रिंट करने के लिए अब हर जगह क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। शुरुआत में लोगों को तकलीफ होता था, लेकिन धीरे धीरे लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, उसी से पासबुक प्रिंट कराएंगे, ठीक है। दूसरा चरण है हाइब्रिड मॉडल अपनाना। कहता है पूर्ण स्वायत्त एआई के बजाय मानव जज प्लस एआई सहायक मॉडल अपनाया जाए, ठीक है। एकदम से आप एआई भी मत दे दीजिए और एक पूरी तरह से मानव जज भी देना सही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, एआई पूरी तरह से स्वायत्त एआई के बजाय आप मानव जज प्लस एआई का सहायक मॉडल अपनाइए, ठीक है। जैसे जैसे है विपारम स्थित द गुड प्रैक्टिस में बताया गया है कि एआई प्रारंभिक फैसले तैयार करे और जज समीक्षा करे, इससे दोनों की सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। आगे कहा गया है भैया इसमें कि निगरानी एवं दिशा निर्देश, तथा प्रत्येक एआई प्रयोग के लिए मापदंड और ऑडिट तंत्र तैयार करें। उदाहरण के लिए
एआई एल्गोरिथम के उपयोग होने वाले डेटा का स्रोत घोषित होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे दक्ष इंडिया ने विधिक प्रणालियों में एल्गोरिथम की जवाबदेही की आवश्यकता बताई है। भारत में भी एल्गोरिथम अकाउंटेबिलिटी दिशा निर्देश बनाने चाहिए। न्यायाधीशों व स्टाफ व प्रशिक्षण भी जरूरी है ताकि वो एआई के कमजोरियों को समझ सकें। ठीक है, चरण 3 में क्या करना है आपको? संवैधानिक और कानूनी फ्रेमवर्क देखना है। ठीक है, कानून में बदलाव करना पड़ेगा आपको इसे लागू करने के लिए। मतलब जैसे जैसे तकनीकी कामयाब होगा, संवैधानिक संशोधन या विशेष कानून बनाएं। उदाहरणतः न्यायाधीश की परिभाषा में बदलाव करना पड़ेगा। तकनीक से जुड़े विवादों के समाधान हेतु नियम और एआई न्यायाधीशों की जवाबदेही के प्रावधान विकसित करें। मौजूदा ई कोर्ट फेज 3 के तहत एआई के भारी निवेश के संकेत हैं, जो सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है। इन सुधारों से एआई के न्यायिक प्रयोग को वैधानिक आधार मिलेगा। तो ये है आपका एआई, ये है एआई जज। अगला है आपका निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकाला? व्यवहार्यता या और कार्यान्वयन कैसे होगा इसका, इस पे थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। कहता है एआई आधारित न्याय प्रणाली के प्रयोग में निश्चित चुनौतियां हैं, लेकिन उचित रूपरेखा एवं निगरानी के साथ इसे आंशिक रूप से व्यवहारिक माना जा सकता है। अधिकांश शोध इस निष्कर्ष पर हैं कि एआई असिस्टेड मॉडल को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अर्थात एआई को पूर्णतः फैसला देने वाला न बनाकर मानव जज की सहायता करने वाला उपकरण माने। यदि तकनीकी पारदर्शिता, एल्गोरिथम जवाबदेही और संवैधानिक स्वतंत्रता सुनिश्चित रखी जाए तो निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी, किफायती और निष्पक्ष हो सकती है। अंततः प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानव जज को अंतिम अधिकार देते हुए एआई को एक सहायक उपकरण के रूप में देखा जाए। ठीक है, यह उपकरण की तरह लागू किया जाए। इस मिश्रित दृष्टिकोण में प्रारंभिक चरणों में पायलट, व्यापक मूल्यांकन और आवश्यकता अनुसार संवैधानिक संशोधन शामिल होंगे। ठीक है, विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कुशल योजना से एआई के लाभ मिल सकती है, बशर्ते न्याय प्रणाली के मूल्यों का बलपूर्वक संरक्षण किया जाए। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें कई सारे आर्टिकल्स लिखने के लिए काम आएगा, जो भी हमने चर्चा किया है। हो सकता है इन सब के फॉर्म में आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाए। आपको सिविल सर्विसेज में आपको ये ऐसी राइटिंग में काम आए। ठीक है, ऐसे भी आर्टिकल आपको जानना चाहिए और इस पे डिस्कस का टॉपिक है, डिस्कस होने वाला है। ठीक है, और कई जगहों पे आपको यहाँ से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल आपके काफी काम आएगा। साथ ही साथ मैं फिर से आपको कहता हूँ कि ये मेरा जो ब्लॉग है उसको भी आप फॉलो करिए, classicsanti.blogspot.com। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस पे इस प्रकार के पोस्ट लगातार आते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पोस्ट मैं डालता रहता हूँ, जिसको मैं यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से आपको नहीं रख सकता है। कोई रिसर्च पेपर जो मेरा रहता है या फिर कुछ और भी चीज़ें रहता है, जो थॉट्स रहते हैं, जो सामाजिक मुद्दे रहते हैं, उस पर जो डिस्कशन रहता है, अगर वो एजुकेशन से संबंधित रहता है तो उस पर तो मैं वीडियो लाता ही हूँ। पर वो एजुकेशन से संबंधित नहीं रहता है, सिर्फ वो एक प्रकार का डिबेट रहता है, तो उसको मैं यहाँ पे इस ब्लॉग पोस्ट पर डालता हूँ। इसके अलावा भी मैंने ब्लॉग पोस्ट पे बहुत सारी चीज़ें और भी डाला है। जैसे इस पे देख सकते हैं कि जो भी मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, उसके आर्टिकल्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कई सारी चीज़ें चर्चा किया है आपसे, उन सब चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं। कितने दिनों मेरे साथ रहकर एआई ने मेरे बारे में क्या जाना, वो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। करंट अफेयर को भी मैंने पोस्ट किया है। और ज़्यादा पोस्ट देखना है तो और ज़्यादा पोस्ट देखिए। ठीक है, फरवरी के करंट अफेयर या फिर और भी ज़्यादा पोस्ट अगर आपको देखना है तो इस प्रकार से आप ज़्यादा के पोस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कि पीओके पर क्यों रुका भारत का युद्ध, अंदर की असली कहानी। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी, क्या हम ब्रह्मांड के संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, भारतीय आर्यों और बाइकिंग जैसी विशेषताओं वाली समाज सभ्यताएं, ऐसे मैं पोस्ट भी करता रहता हूँ। यूट्यूब पे भी पोस्ट आता है, पर यूट्यूब के पोस्ट आप पढ़ नहीं पाते हो, पढ़ते नहीं हो, इसलिए यहाँ पे ब्लॉग पे भी पोस्ट आता रहता है, तो आप इस ब्लॉग पर जाकर मेरे पोस्ट को पढ़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। यदि आप लोगों ने को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे अपने दोस्तों के साथ जो इससे जो रिलेटेड लोग हैं उन तक इसको पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, पहुँचाने में मदद करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।